नमस्कार दोस्तों। आज हम इस सत्र में भारतीय ज्ञान प्रणाली का परिचय अंशतः करने वाले हैं। मैं डॉक्टर वासुदेव भाऊसाहेब पुगले, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, श्रीमती दानकुवर महिला महाविद्यालय, जालना, महाराष्ट्र। इस सत्र में हम भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय एवं अवलोकन करने वाले हैं। तो कुछ अध्ययन उद्देश्य को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का परिचय हम करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन हम करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को समझना और जो महत्व हमने समझे हैं उस महत्व को जीवन में कैसे उपयोग करना है, ये भी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने होगा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। तो मैं स्नातक में प्रथम वर्ष को एडमिशन हुए छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पदवी प्राप्त करने के लिए एडमिशन लिया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कई सारी शिक्षा नीतियां आई है। उसी में से एक शिक्षा नीति 2020 को आप मान लीजिए। लेकिन ये शिक्षा नीति पिछले कई शिक्षा नीतियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस उद्देश्य से है कि ये शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो भी कुछ प्रोविजंस शिक्षा में होने चाहिए वो सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये शिक्षा नीति आपको आपके रुचि अनुसार अध्ययन विषयों का आपको स्वतंत्रता देती है। आप अगर विज्ञान में पढ़ाई करना चाहते हैं, साथ ही में आप कला शाखाओं का भी कुछ अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं ऐसे कई शाखाओं का एक एक आपके रुचि का विषय लेकर आप पदवी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति में केवल अध्ययनार्थी को स्वतंत्रता बहाल करना इतना ही उद्देश्य नहीं था, तो ज़्यादा महत्व इस बात को दिया गया है कि अध्ययनार्थी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ताकि वो किसी के रोजगार के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाए। तो इस शिक्षा नीति से अगर हमें अध्ययनार्थी को या भविष्य में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें उसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व समझना बहुत जरूरी है। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? आपके सामने ये दूसरा प्रश्न है कि भारतीय ज्ञान परंपरा ये कैसी संकल्पना है। तो ये संकल्पना बहुत साधारण सी है कि भारत में जो भी प्राचीन काल से आज तक के जो भी तत्वज्ञ हुए हैं, विज्ञानी हुए हैं, शास्त्रज्ञ हुए हैं, उन सभी ने जो भी कुछ ज्ञान परंपराएं बनाई है
उस परंपरा को समझकर हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अगर हमें भारत का इतिहास मालूम नहीं है, हमें भारत का भूगोल मालूम नहीं है, हमें भारत की सामाजिक जीवन की परंपरा मालूम नहीं है, तो हम भारत में रहकर आत्मनिर्भरता की बात नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले हम जहाँ रहते हैं, हम जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में ज़्यादातर हमें अध्ययन करना चाहिए और उस परंपरा को समझना चाहिए। तो यही भारतीय ज्ञान परंपरा है कि भारत में प्राचीन काल से आज तक कौन से विषयों में बहुत बड़ी खोज हुई है, बहुत बड़ा अनुसंधान किया गया है, उसको समझकर उसकी नई शाखाओं को हम विकसित कर खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा, इन दोनों का अटूट संबंध है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। ऐसे संदर्भ में हमें ये सत्र में कुछ जानकारियां मिलने वाली है। भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व हमारे जीवन में ये है कि हम खुद को जाने बिना दुनिया को जान नहीं सकते। इसलिए हमें हमारे भारत की ज्ञान परंपरा को समझना चाहिए। तो ये भारत की ज्ञान परंपरा कहाँ से हमें अध्ययन को मिलेगी या समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भारत की ज्ञान परंपरा के कुछ स्रोत है, उनके माध्यमों से हम भारत की ज्ञान परंपरा को समझ सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है प्राचीन ग्रंथ, जो हम वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, जो हमारे भारत की प्राचीनतम एवं बहुत जानकारी युक्त ऐसे ग्रंथ जो भारत में हैं, उन सभी ग्रंथों को पढ़कर या उन्हें समझकर हम भारत की ज्ञान के परंपरा को समझ सकते हैं। दूसरा स्रोत है भारत की मौखिक परंपराएं, जिन्होंने भारत की शुद्ध ज्ञान परंपरा को अपनी मौखिकता के आधार पर जीवित रखा है। और ये भारत की परंपरा को जीवित रखने का कार्य मौखिक पद्धति से भारत की बोलियों ने की है। इसलिए हमें भारत की मौखिक परंपराएं, भारत की बोलियां, इनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। और उसके बावजूद हमें अधिक जानकारी अगर इस विषय पर लेनी है, तो हमें ग्रामीण समुदाय की जीवन शैली, वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी दैनिक जीवन शैली क्या है, वो सुबह उठकर रात को सोने तक वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन को समझना चाहिए, ताकि हम भारत के लोगों को समझ सके और भारत के लोगों के जरिए से हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझ सके। ये हम कर सकते हैं। तो भारत के प्राचीन ग्रंथ जो है, उसमें वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष आदि अनेक विषयों पर गहन ज्ञान निहित है। ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इनमें जीवन के हर पहलू पर गहन चिंतन और विश्लेषण किया गया है। इन ग्रंथों में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। यही ग्रंथ हमारे सभ्यता का, हमारे संस्कृति की पहचान है, और यही ग्रंथ हमें जीवन व्यतीत करने का मार्ग बताते हैं। ये केवल ज्ञान का भंडार है, सभ्यता का भंडार है, जीवन का
मार्ग बताते हैं इतने ही विषयों पर सीमित नहीं है, तो इसमें बहुत सारा आधुनिक विज्ञान भरा हुआ है। तो ये सब प्राचीन ग्रंथ और उसमें से का ये ज्ञान हम समझ कर हम भारत के परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं और खुद को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। प्राचीन काल के कई उदाहरण आपने सुने होंगे, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, वल्लभी हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो। ऐसे कई विश्वविद्यालय ऐसे थे कि जहां पर दुनिया के कई देशों से अध्ययनार्थी अध्ययन के लिए आते थे। अनुसंधान का बड़ा कार्य वहां पर चलता था और उन्हीं अनुसंधान कार्यों से, उन्हीं अध्ययनों से ये प्राचीन ग्रंथ बने हैं। तो हमें इस ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन जरूर करना चाहिए। दूसरा स्रोत हमने कहा था कि भारत की मौखिक परंपराएं ये सिर्फ लोगों के कहानियों में और लोकगीतों में नहीं है, ये हमारी संस्कृति, इतिहास, ज्ञान और मूल्यों का एक विशाल भंडार है। ये परंपराएं आज भी हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हम जिस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी इन्हीं भारत की मौखिक परंपराओं ने प्रभावित किया हुआ है। भारतीय ज्ञान प्रणाली सदियों से मौखिक परंपराओं पर आधारित रही है। वेद, उपनिषद और अन्य जो ग्रंथ हमने देखे हैं, तो उन सभी ग्रंथों को मौखिक परंपराओं ने जीवित रखा है और आगे के पीढ़ी को हस्तांतरित किया है। अभी हम वेद का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर लेते हैं कि वेदों में रुचा है, रुचि है, तो उस श्लोक को हम रुचा बोलते हैं। तो वो बहुत कम शब्दों में बताया गया है। उसका अर्थ ये है कि मौखिक परंपराओं से ये जीवित रहने वाला ज्ञान अगर विस्तार से अगले पीढ़ी को दिया जाए, तो अगली पीढ़ी शायद उस सब बातों को याद ना रख पाए। वो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो भूल भी तो सकते हैं। इसलिए वेदकर्ता जो थे, उपनिषद कर्ता जो थे, उन्होंने ये बात को समझा और उन्होंने कम से कम शब्दों में कोडिंग करके इस वेदों की, उपनिषदों की, प्राचीन ग्रंथों की रचना की है। तो ये जो मौखिक परंपरा है, ये मौखिक परंपरा इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौखिक परंपरा ने क्या किया, तो भारत के ज्ञान परंपरा का संरक्षण किया है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की पहचान जिंदा रखी है, जीवित रखी है। और मौखिक परंपरा से ही भारत की शिक्षा व्यवस्था चलती थी, अभी भी चलती है। हम ये जो चार दीवारों को शिक्षा कहते हैं, केवल ये औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा के रूप में हम हमारे कुटुंब से, हम हमारे समाज से, हम हमारे मित्रों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यही शिक्षा, अनौपचारिक तौर की शिक्षा, हम इन्हीं मौखिक परंपराओं से प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति को भाषिक व्यवहार करने के लिए, भाषिक विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी बहुत जरूरी बात है कि वो मौखिक परंपरा का ही प्रयोग करता है। अगला जो स्रोत है वो भारत की बोलियां है। भारत की बोलियां भारतीय ज्ञान प्रणाली को जीवित रखने में बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में हजारों वर्षों से विभिन्न भाषाएं बोली जाती रही है और इन भाषाओं के माध्यम से ही भारतीय ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जाता रहा है। भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारत की बोलियां एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। भारतीय भाषाओं ने भारतीय ज्ञान को संरक्षित किया, लोकप्रिय किया और जीवित रखने का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मा उठाया है। आज के समय में भी भारत की ज्ञान प्रणाली को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का काम यही बोलियां करती आ रही है। हमने चौथा जो स्रोत पढ़ा था, उस स्रोत में बहुत सारा भारतीय ज्ञान भरा हुआ है। भारतीय ज्ञान प्रणाली और ग्रामीण समुदायों का संबंध अटूट है, क्योंकि यही ग्रामीण समुदाय है जो आधुनिक जीवन शैली से परास्त है और वो अभी भी उसकी भारतीय परंपरागत जीवन शैली का ही अनुसरण करता है। यह प्रणाली ग्रामीण लोगों को जीवन जीने का एक तरीका प्रदान करती है। आधुनिक युग में भी हमें इस ज्ञान को संरक्षित और इसका उपयोग अगर ग्रामीण विकास के लिए करना है तो पहले हमें इस परंपरा को समझना होगा। हालांकि इस बदलते परिवेश में भी भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता बनी हुई है। आज भी ग्रामीण समुदायों में कई लोग भारतीय परंपरा का उपयोग कर रहे हैं। मानो जैसे हम कृषि और पशुपालन हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा हो, सामाजिक जीवन की जो नीतिशास्त्र है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आध्यात्मिक विकास की। क्योंकि हम जिस पाश्चात्य शिक्षा नीतियों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो शिक्षा नीति सिर्फ हमें भौतिक विकास का ही ज्ञान देती है, लेकिन आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास जब तक ना हो तब तक व्यक्ति जीवन में कुछ प्रगति के राह पर नहीं चलता है। जो उसके व्यक्ति के मन में आत्मनिर्भरता की या कुछ बदलाव की भावना है, वो उसके मन से आनी चाहिए, उसके अंदर से आनी चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएगा। इसीलिए भारत की जो शिक्षा नीति है, भारत की जो ज्ञान की परंपरा है, वो ज्ञान की परंपरा उसके आत्मा को, उसके अध्यात्म को विकसित कर उसे मन से, अंदर से, भीतर से बदलने का विचार उसके मन में ठान लेती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय हमने इस सत्र में किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा का संक्षिप्त अध्ययन हमें इस सत्र में हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को हम समझे हैं और ये महत्व को समझकर उसे जीवन में कैसे प्रयोग करना है, उसे जीवन में कैसे उपयोग करना है, ये भी हम कुछ उदाहरणों के जरिए से समझ पाए हैं। आपको इस सत्र से भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरा अध्ययन तो नहीं हो सका, लेकिन परिचय आपको करा दिया है। आप इस विषय पर विस्तार से अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो मुद्रित संसाधनों में भारतीय दर्शन शास्त्र है, आयुर्वेद है, ग्रामीण विकास पर बहुत सारे ग्रंथ है, लोक संस्कृति का अध्ययन है, पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन है,
ऐसे कई विषयों पर हम ग्रंथ पढ़कर अध्ययन कर सकते हैं। इस बदलते परिवेश में ऑनलाइन संसाधन भी उपलब्ध है, जैसे कि अनुसंधान वेबसाइटें हैं, पीएचडी शोध प्रबंध है, डिजिटल लाइब्रेरी है, अनुसंधान पत्रिकाएं हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी कई सारे उपलब्ध हैं। आप उसका भी आनंद जरूर लें। तो हम इस सत्र में क्या सीखे, तो इस बारे में ये जो क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके असाइनमेंट के तौर पर एक 10 गुणों का 10 अंकों का एक छोटा सा टेस्ट हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, वो भी आप जरूर भरें। वो टेस्ट देने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस सत्र से आपका कितना अध्ययन हुआ है और आपकी आकलन शक्ति कितनी बड़ी है, आप इस विषय पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्यूआर कोड के साथ साथ हमने गूगल क्लासरूम में भी असाइनमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, उस लिंक को भी आप क्लिक करके ये मूल्यांकन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सभी छात्रों को स्वाध्याय के तौर पर, होमवर्क के तौर पर हम 2 प्रश्न यहाँ पर देते हैं। अपने गांव की मौखिक परंपराओं को एकत्रित करें और उन्हें विस्तार से लिखें, या भारतीय ज्ञान परंपरा में भाषाई बोलियों का महत्व विस्तार से लिखें। तो आज हम इस विषय पर भारतीय ज्ञान परंपरा का संक्षिप्त परिचय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी संक्षिप्त परिचय हमने इस सत्र में, इस वीडियो में किया है। आपको इस संदर्भ में जो भी कुछ प्रश्न होंगे, आप गूगल क्लासरूम में हमें ज़रूर कमेंट करें, आपको उसका समस्या का हल दिया जाएगा। आप ऐसे भी मौखिक स्तर पर भी आप महाविद्यालय में कभी भी इस विषय पर मिलकर आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।